अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है लंग्स पैथोलॉजी में एज़मा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसको एस्थमा बोलते हैं बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एज़मा। सो व्हाट इज़ एज़मा? एज़मा क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, यानी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए 1-2 महीने से क्रोनिकली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जिसको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब होता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे होते हैं पेशेंट में। एक तो खांसी होगी, ठीक है, कफ़ होगा, वीजिंग साउंड आ रही होगी, सीटी की आवाज़ जिसको कहते हैं, ब्रेथलेसनेस हो गए, सांस उससे जो है उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ होगा, यानी सांस बहुत गहरे गहरे सांस ले रहा होगा, उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसको सांस नहीं आ रहा, और उसको चेस्ट टाइटनेस फील होगी। तो ये वाले जो सिम्टम्स होंगे यहाँ पे, जब भी वो पेशेंट को अगर उसमें वीजिंग साउंड आपको मिल रही है, कफ़ मिल रही है, ब्रेथलेसनेस या चेस्ट टाइटनेस मिल रही है, तो वो एज़मा से रिलेटेड होगी। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो पर्टिकुलरली इसके अटैक्स आते हैं पेशेंट में नाइट टाइम पे आते हैं या अर्ली मॉर्निंग में हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें देख लें कि ये क्रोनिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सेकेंडली कौन कौन से सिम्टम्स मिल रहे हैं, और थर्ड हमने देख लिया कि इसके अटैक्स नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग में सवेयर होते हैं। अब इस डिज़ीज़ के हॉल मार्क्स क्या हैं कि एक तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सेकेंडली इंटरमिटेंट डिजीज़ है और प्रोग्रेस भी करता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अब पेशेंट अगर तो आपके पास आता है, उसमें पेशेंट अगर प्रेजेंट करता है दो कंडीशंस है, एक इन्फ्लेमेटरी सेल्स वाला भी आता है, सेकेंडली अर्ली फेज़। उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट आता है ना, तो अर्ली फेजेस में उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुई है तो हम उस एरिया को डायलेट करवाते हैं। सेकेंडली उसमें हमें कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रहे होंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। अब ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी थी कि आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके अंदर इओसिनोफिल्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इओसिनोफिल्स नहीं मिल रहे थे, बाकी जितने भी आपके न्यूट्रोफिल्स वगैरह थे वो वहाँ पे मिल रहे थे। तो ये डिफरेंस आपने पीछे भी डिस्कस किया था। तो आज हम इसमें ये देख रहे हैं कि एज़मा के अंदर आपको इओसिनोफिल्स मिलेंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल कौन सा मिलेगा? इओसिनोफिल्स मिलेंगे। उसके अलावा मैक्रोफेजेस मिलेंगे, मास्ट सेल्स मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि इओसिनोफिल्स किस में मिलते हैं? एज़मा के पेशेंट्स में मिल रहे होते हैं। अब एज़मा की जो टियोलॉजी है, होता क्या है कि उनकी एयरवेज बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है। नॉर्मली तो ये होता है ना कि जब भी आप लोग इन्हेल करते हैं या कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसका इरिटेंट जाता है, तो वो बॉडी जो है वो इस तरह नहीं समझती कि कोई बाहर से कोई ऐसा पार्टिकल आ गया है कि जिस पे उसने जो है वो क्या करना, उसकी एंटीबॉडीज़ बनानी। वो नॉर्मली उसको क्या करेगी, उस इरिटेंट को बॉडी से रिमूव कर देगी। ठीक है, बट यहाँ पे होता क्या है कि परफ्यूम्स हैं, इरिटेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं और अटैक्स कॉज करते हैं, यानी हमारी एयरवेज बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं एज़मा के केसेस में। ठीक है, ये इसका कॉज होता है। सेकेंडली पैथोजेनेसिस में यही होता है कि अगर पेशेंट प्रीडिस्पोज्ड है, यानी उसको जेनेटिकली मसला हो सकता है, या उसमें 3 तरह की चीज़ें आप देखते हो। पेशेंट को जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिक्स में उसके मसला है। सेकेंडली पेशेंट क्रोनिक या उसको एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है, या एलर्जिक की वजह से, जिसमें हम यही बात कर रहे थे कि ब्रोंक्यूल्स क्या हैं, हाइपर रिएक्टिव हुई हुई हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिव हुई हुई हैं। अब हम इसमें जो है वो 4 टाइप्स की इसमें क्लासिफिकेशन होती है। आज मैं आप लोगों को इसमें जो है वो 2 टाइप्स की पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके फर्दर 2 और टाइप्स पढ़ाऊँगी। सबसे पहले एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक आ जाती है। अब एटॉपिक क्लासिफिकेशन में क्या है कि वो एलर्जी मीडिएटेड है, कोई एलर्जन आया उसकी वजह से क्या होगा, एज़मा कॉज हो रहा है, तो वो एटॉपिक हो गया। ठीक है, उसमें इओसिनोफिल्स भी मिल रहे होंगे, आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी मिल रहा होगा। अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन पेशेंट इनहेल करता है अपने नेज़ल से, तो वो ट्राकिया में जाएगा, ठीक है, वहाँ से ब्रोंकस में जाएगा। वहाँ पे आपको पता है, हमने पढ़ा है पीछे भी कि आपके एयर स्पेस के अंदर मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस, जो कि एक आर्मी के तौर पे पड़े हुए हैं। अब देखो रेजिडुअल मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी आर्मी है, जैसा पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है, वो डिफेंस के लिए खड़ी हुई है कि जब कोई हमला होगा तो उसने उसके ख़िलाफ़ क्या करना है, लड़ना है, और जो भी अटैक हुआ है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसी आर्मी है जो मैक्रोफेजेज हैं, जो रेजिडुअल तौर पे पड़े होते हैं। उनका एज सच कोई उस टाइम फंक्शन नहीं होता। जब बॉडी के अंदर कोई आउटसाइड बॉडी आएगी या कोई भी माइक्रोब एंटर होता है तो वो तब अटैक करते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह जब पोलन एलर्जन पेशेंट इनहेल करेगा तो 95% में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, नॉर्मली उसको बॉडी से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। बट 5% में क्या होता है कि जब वो पोलन ग्रेन एंटर होगा तो रेजिडुअल मैक्रोफेजेस ये समझेंगे कि कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आया है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, ठीक है। उसकी इस थॉट की वजह से क्या होगा कि वो जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे एक्ट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे क्या करेंगे, वो एक्ट करना शुरू हो जाएंगे, उसके खिलाफ क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, उसको किल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएंगे तो उसमें वहाँ पे ठीक है, प्रेजेंट दिस इन ड्रेनिंग लिम्फ फ्लोट्स के अंदर CD4 T सेल्स होंगे, वो बने हुए होंगे, ठीक है, वो CD4 सेल्स बना रहे होंगे। अब जो टाइप 2 हेल्पर सेल्स होते हैं, टाइप 2 हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 3, ठीक है। ये हमने देख लिया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और वो ड्रेनेज लिम्फ नोड्स के अंदर हम लोगों के पास पड़े हुए हैं, वहाँ पे CD4 T सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। CD4 T सेल्स फॉर्म टाइप 2 सेल्स, टाइप 2 हेल्पर सेल्स हैं। टाइप 2 हेल्पर सेल्स कुछ साइटोकाइंस को रिलीज़ करें। अब होता क्या है कि जो इंटरल्यूकिन 13 होता है ना, वो आपके पास म्यूकस प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा होता है। साथ ही साथ जो IgE होता है, IgE को भी बी सेल से उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस कर रहा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरल्यूकिन 5 है वो ईओसिनोफिल्स की रिक्रूशन करवा रहा होता है। सेकेंडली जो इंटरल्यूकिन 3 एंड 4 पड़ा, वो भी क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है अपने फीडबैक सिस्टम से, वो फर्दरली क्या करेगा, आपके CD4 T सेल्स को स्टिमुलेट करवाएगा, ताकि CD4 सेल्स जितने ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे उतने ज़्यादा टाइप 2 हेल्पर सेल्स बने और उतने ज़्यादा आपके साइटोकाइंस बने, ताकि वो म्यूकस प्रोडक्शन को इन्हांस करवाएं, IgE की इन्हांसमेंट करवाएं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइंस को वो बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो IgE हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो मास्ट सेल्स के ऊपर क्या होते हैं कि IgE रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, IgE ने जाके अटैक करना होता है। अब वो IgE रिसेप्टर्स मास्ट सेल्स पे लगते हैं, मास्ट सेल्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो FcR1 है, उसके ऊपर जाके IgE जो है वो क्या करेगा, अटैच होगा और फिर वहाँ पे मिलके वो अटैक करते हैं, ठीक है। अगर हम RE होता क्या है कि जब पोलन जब अटैच हो जाता है FcR1 पे, तो IgE जो मास्ट सेल्स में है वहाँ पे वो उसमें डीग्रैन्युलेशन करवाना शुरू कर देता है, ठीक है, वो फटना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से ऐसे मीडिएटर्स रिलीज़ करता है जो दो टाइप्स के, यानी रिलीज़ हमारे पास दो मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, तो हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेस शो कर रहा होता है। अब अर्ली फेज़ में क्या होगा कि ऑलरेडी जो उसके अंदर मास्ट सेल्स के अंदर मौजूदा चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट थी ना, वो रिलीज़ करना शुरू कर देगा। आपके हिस्टामीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, उनको रिलीज़ करना शुरू कर देता है उस मास्ट सेल से। और लेट फेज़ के अंदर वो क्या करता है, रिएक्शन ऐसा होता है कि वो इन्फ्लेमेशन शो करना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है जिसके अंदर ये सारे मीडिएटर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इन्फ्लेमेशन फेज़ आएगा तो वो क्या करेगा, आपके पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा और साथ ही साथ म्यूकस प्रोडक्शन को इन्हांस करवाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमने देख ली उसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ हम लोग देख लेते हैं कि एज़मा की जो क्लासिफिकेशंस थी ना, हमने ए टॉपिक देख लिया, फिर उसमें पैथोजेनेसिस जो एलर्जन मीडिएटेड थी, ठीक है, उसके अंदर हमने सारी पैथोजेनेसिस आप लोगों ने देखी कि इन्फ्लेमेशन थी, ठीक है, उसके अंदर सेल टाइप्स कौन कौन से मीडिएटर्स थे, टाइप 2 जो आपके हेल्पर सेल्स थे वो आपके पास जो है वो क्रिटिकल थे, आपकी एज़मा की पैथोजेनेसिस करवा रहे थे, ठीक है। फिर ये सारी डिटेल हमने देखी। अब यहाँ पे हम जो सेकंड टाइप देख रहे हैं उसकी क्लासिफिकेशन, दैट इज़ नॉन एटॉपिक एज़मा। अब ये जो नॉन एटॉपिक एज़मा के पेशेंट्स इनके साथ आ रहे होते हैं ना, इनमें कोई भी एलर्जन सेंसिटाइजेशन नहीं होती। क्या होगा कि अगर आप उनकी एलर्जी टेस्ट करवाओगे, स्किन टेस्ट करवाओगे, तो वो यूजुअली नेगेटिव आ रहे होते हैं, ठीक है। वो किसी एलर्जन की वजह से नहीं आ रही होती, उनकी कोई फैमिली में अगर हिस्ट्री है एज़मा की तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको इतनी कॉमन नहीं मिल रही होती, ठीक है। अब उनके अंदर ये एज़मा क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर कोई इन्फेक्शंस होंगी, कोई वायरसेस की वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जैसा हमारे पास आ जाता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, राइनो वायरस की वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो उनके अंदर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज होगा, ठीक है। आपका एलर्जन सेंसिटाइजेशन कॉज नहीं होगा। क्या होगा कि
कोई भी इन्फेक्शंस है वायरसेस की वजह से रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होंगी, कोई एयर पोल्यूटेंट्स उन्होंने इनहेल कर लिए, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा उनके कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होती है, ये बात आपने याद रखनी है कि वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होती है रिस्पायरेटरी म्यूकस की, जबकि एटॉपिक में एलर्जन मीडिएटेड थे और नॉन एटॉपिक इज़ नॉट एन एलर्जन मीडिएट, इट इज़ ड्यू टू वायरसेस, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस। सो इसमें इस तरह हमें इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं पता कि किस वजह से हो रहा होता है, ठीक है, इसमें क्यों एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही होती हैं। तो इसमें हम ईओसिनोफिल्स का ही वही आपकी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं कि इसमें ईओसिनोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली जो हमारे पास थर्ड चीज़ आती है ड्रग इंड्यूस्ड आज़मा। अब हमें पता है कि कुछ पेशेंट्स जो एस्पायरिन लेते हैं वो एस्पायरिन एलर्जन, आपने सुना होगा फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एंसिड्स इंड्यूस्ड एलर्जेंस भी होते हैं, यानी कुछ पेशेंट्स को एलर्जी होती है एस्पायरिन वगैरह से, तो उसकी वजह से भी आज़मा उन पेशेंट्स में आता है, ठीक है, क्योंकि उनको अगर पेशेंट्स हैं वो एस्पायरिन सेंसिटिविटी के साथ हैं तो उनको रिकरेंट राइनाइटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज़, ठीक है, एंड नेज़ल पोलिप्स मिल सकते हैं उन पेशेंट में, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह आपको उन पेशेंट्स के अंदर मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो प्राइमरी आपका जो प्रिसाइज मैकेनिज़्म है वो इसमें इतना ज़्यादा हमें नोन नहीं पता कि किस वजह से उनको ड्रग इंड्यूस आज़मा हो रहा है, बट वो यही कहते हैं कि एस्पायरिन क्या करता है, कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करता है, जो एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म होती है उसको क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लिपोक्सिजनेस रूट को तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको इफ़ेक्ट किए बगैर वो क्या करता है, एराकिडोनिक एसिड को, उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर रहा होता है, और जो उसका प्रोडक्शन का बैलेंस है वो ल्यूकोट्राइन्स की तरफ जा रहा होता है। जब ल्यूकोट्राइन्स की तरफ उसका बैलेंस जाएगा तो ल्यूकोट्राइन्स क्या करवाते हैं, ब्रोंकियल स्पाज्म करवाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये ब्रोंकियल स्पाज्म आ रहा था, क्योंकि डायरेक्ट जब कॉक्स पाथवे पे काम कर रहे हैं तो लॉक्स पाथवे पे काम नहीं हो रहा है, लॉक्स पाथवे क्या कर रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स बना रहे हैं, तो लॉक्स पाथवे जब वो इनहिबिट ही नहीं हो रहा तो बैलेंस जो है वो नहीं हो रहा, ल्यूकोट्राइन्स ज़्यादा होना शुरू हो गए, ल्यूकोट्राइन्स क्या करवाते हैं, ब्रोंको स्पाज्म करवाते हैं। तो ब्रोंकियल स्पाज्म किस वजह से हो रहा है, ल्यूकोट्राइन्स ज़्यादा होने की वजह से। फिर ऑक्यूपेशनल आज़मा किस वजह से होता है कि अगर कोई भी आपके पास फ्यूम्स की वजह से, कोई एपॉक्सी है, कोई रेजिन्स है, प्लास्टिक से एलर्जन है, या वुड एलर्जी भी होती है, कॉटन, प्लास्टिक वगैरह, प्लाटिनम वगैरह की वजह से हो सकता है, ठीक है, गैसेस में टोल्यूइन हो गया, ये इनकी वजह से। तो अगर एज़मा अगर इनके साथ उनका एक्सपोजर होगा तो उसकी वजह से उनको क्या होगा, वही सारी आपके पास सिम्टम्स आएंगे, एज़मा के सिम्टम्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरीज़ हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।